तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्लास 12 है, क्लास 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और ये तमाम प्रश्न जो होगा 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्या 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा? तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या है, टोटल हम लोग 10 प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे और 10 प्रश्न जो होगा 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, क्या एक नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि इकाई सेल से आप क्या समझते हैं। क्या इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप VVI कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? VVI कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो हमसे पूछा क्या इकाई सेल, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, हेडिंग बना देंगे, इकाई सेल बना देंगे। ठीक है, इस लाइन को छोड़ देंगे, यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे इकाई सेल के बारे में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो इसमें हमें लिखना है माय डियर स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि इकाई सेल 3 प्रकार के होता है। क्या होता है? इकाई सेल जो होता है 3 प्रकार का होता है। उसके बाद यहाँ पे दर्शा देना है कि कौन कौन सा इकाई सेल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है सरल इकाई सेल, दूसरा पिंड केंद्रित इकाई सेल, और तीसरा होता है फलक केंद्रित इकाई सेल। यहाँ पे तीनों इकाई सेल को दर्शा देना है, और इतना आप लिखिएगा तो आपको 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। और इसका PDF नोट्स भी क्या है, व्हाट्सएप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और फ्री में इसका PDF ले लीजिएगा। ठीक है और उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत रासायनिक सेल जो है क्या है, एक उदाहरण से समझाना है। क्या करना है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो यहाँ पे उत्तर दिया और लिखे विद्युत रासायनिक सेल। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो इसमें हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि विद्युत रासायनिक सेल वे सेल हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मतलब सीधा सा समझे ना कि विद्युत रासायनिक सेल हम लोग उसे कहते हैं जिस सेल में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं। कितना इलेक्ट्रोड रहते हैं? 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं। और एक पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और दूसरे पर क्या होता है? अवकरण होता है। बस इतना लिखना है। उसके बाद बोला उदाहरण के लिए। ठीक है, तो उदाहरण देने के लिए, और आदि देखिए आप डिफिनेशन दीजिएगा ना तो आपको 1 अंक मिलेगा, और उदाहरण भी बोल दिया तो उदाहरण आप दीजिएगा तो उदाहरण के लिए 1 अंक मिलेगा। इस तरह से आपको 2 अंक दिया जाएगा। आपको क्या करना है कि उदाहरण भी देना है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि डेनियल सेल जो है विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है। क्या है कि डेनियल सेल जो है विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तो तीसरा क्वेश्चन का कहना है कि विलेयता संबंधी हेनरी का नियम क्या है। काफी स्पेशल प्रश्न है। क्या स्पेशल प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको 5 स्टार आप जरूर लगा दीजिएगा मेरे दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विलेयता संबंधी हेनरी के नियम को देना है, बताना है। तो यहाँ से लिखेंगे विलेयता संबंधी हेनरी का नियम, और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि किसी गैस की विलेयता किसी द्रव में, क्या किसी गैस की विलेयता किसी द्रव में उस गैस के आंशिक दाब के सीधे समानुपाती होती है। क्या होती है? सीधे समानुपाती होती है। और अधिक गणितीय रूप में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। क्या हम चाहते हैं कि इसे गणितीय रूप में लिखें, तो इसे हम लोग क्या है इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा कि C बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से सीधा कर दीजिएगा कि C समानुपाती P कर दीजिएगा। क्या C समानुपाती P कर दीजिएगा, और C बराबर यहाँ पे होगा, समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा KP आएगा, और गुने में क्या हो जाएगा P हो जाएगा। क्या C बराबर KP गुने P हो जाएगा। जहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जहाँ लिख दीजिएगा जहाँ C बराबर गैस की विलेयता है, गैस की द्रव में गैस की सांद्रता, मतलब समझिए गैस की विलेयता, और यहाँ पे जो P दिया हुआ है तो P क्या है? गैस का आंशिक दाब है, और यहाँ पे Kb जो है हेनरी स्थिरांक है, जो गैस और विलायक की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करता है। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है,
उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है माय डियर, क्या कहता है कि प्रसरण एवं प्रसरण दाब की परिभाषा दें। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको 5 स्टार जरूर लगा दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा माय डियर, यहाँ से लिखेंगे कि सबसे पहले लिखना है प्रसरण के बारे में। तो शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपरागमय झिल्ली, जिसे क्या हम लोग क्या कहते हैं, एसपीएम कहते हैं, क्या एसपीएम कहते हैं, अर्धपरागमय झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना प्रसरण कहलाता है। क्या कहलाता है कि शुद्ध विलायक के जो कण होता है वो अर्धपरागमय झिल्ली अर्थात एसपीएम से होकर के क्या करता है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करता है, प्रवाहित होता है, और इस प्रक्रिया को ही प्रसरण कहा जाता है। और उसके बाद फिर लिखना है प्रसरण दाब एवं वह न्यूनतम दाब जो प्रसरण की क्रिया को, मतलब ये जो प्रसरण की क्रिया हो रहा था ना, इसको जो रोकता है उसे ही प्रसरण दाब कहते हैं। क्या उसे ही प्रसरण दाब कहते हैं। काफी आसान प्रश्न है और इसे याद करने में आपको कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं होने वाला है। उसके बाद 5वां प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। क्या विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, काफी स्पेशल प्रश्न है, एग्जाम में सभी का सभी पूछा हुआ प्रश्न है कि विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग हेडिंग का सबसे पहले निर्माण करेंगे, आप लोग इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा इस तरह से कि विशिष्ट चालकत्व। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें कि विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे माय डियर कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, क्या व्युत्क्रम यहाँ से कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, व्युत्क्रम, क्या व्युत्क्रम को, क्या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। मतलब व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। या तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोधकता के उल्टा को हम लोग विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, और इसे के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या विशिष्ट यहाँ विशिष्ट चालकत्व को क्या है, कप्पा द्वारा सूचित करते हैं। इसे के नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कप्पा पढ़ेंगे। ठीक है। अब प्रतिरोधकता को हम लोग रो के द्वारा सूचित करते हैं, जो कि आपको लगेगा पी की तरह देखने में। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि प्रतिरोधकता के उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कप्पा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 में रो लिख सकते हैं। यही हो गया उल्टा। और ये इक्वेशन को थोड़ा सा आप लोग जरूर यहाँ पे फार्मूला को लिख दीजिएगा, और 2 में से 2 अंक आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है माय डियर। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास आता है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्या कहता है 6 नंबर का कि डीएनए फिंगरप्रिंट के किन्हीं 2 उपयोग को लिखें। क्या करना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है उसका 2 उपयोग को बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस किस काम में किया जाता है। ठीक है। तो 2025 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर आप लोग नहीं कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट की 2 प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। क्या कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ना माय डियर है, उसका 2 प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। तो बोला था हमसे 2, लेकिन हम 3 लिख दिए हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि अपराधों एवं पारिवारिक मामलों की जांच में, जैसे कि क्या होता है कि कोई अपराध कर देता है तो उसमें पता लगाना होता है कि कौन अपराध किया है। तो जैसे कि उसका एक बाल ले लेगा या कुछ शरीर मतलब इस तरह से लेता है, या फिंगर लेगा, उसे चेक कर लेगा कि ये सही में अपराधी है कि नहीं। या पारिवारिक मामले के जाँच में, जैसे कि कोई कहता है कि हमसे शादी कर लिया है, हमको नहीं रख रहा, शारीरिक संबंध बनाए, इस तरह से उसको क्या कहता है, ब्लैकमेल करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा क्या होता है, उसे साबित किया जाता है। या पारिवारिक मामलों की जांच में बोलता है कि कोई अपन बेटे को मतलब एक्सेप्ट करे तैयार नहीं रहता, और बेटा बोलता है कि मेरा बाप है, लेकिन बाप बोलता है कि मेरा बेटा नहीं है। तो इससे क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा दोनों का जो डीएनए होता है उसे मैच कर लिया जाता है, और यदि मैच करता है तो वहाँ से क्या है, तो वो दोनों एक दूसरे का परिवार रहता है। ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, अनुवांशिक सूचनाओं के संग्रह के रूप में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। और तीसरा यहाँ पे क्या है कि प्रजातियों की पहचान बनाए रखने में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या है टोटल 3 उपयोग को लिख दिए हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में 2 ही पूछेगा। ठीक है। उसके बाद 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है माय डियर। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या करा है कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। क्या भौतिक और रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हम एक भी फालतू प्रश्न का सोल्यूशन कराएंगे नहीं जिससे कि आपका टाइम इन्वेस्ट हो। तो इसमें क्या है, यहाँ पे उत्तर दिए हैं, इस एंगल में हम लोग क्या करेंगे, अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण लिखेंगे, और इस तरह से अंडरलाइन किए तो आप लोग अंडरलाइन इसको जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो भौतिक अधिशोषण के बारे में लिखेंगे कि भौतिक अधिशोषण हम लोग कहते हैं किसको। तो बिल्कुल आसान है माय डियर। इसमें क्या लिखेंगे कि जब अधिशोषक
की सतह पर अधिशोष भौतिक बलों जैसे कि वांडर वल्स बंधों के द्वारा बंधे होते हैं तब इसे भौतिक अधिशोषण या वांडर्स वल्स अधिशोषण भी कहा जाता है। मतलब सीधा सा समझिए ना, भौतिक अधिशोषण के बारे में आपसे पूछा है तो इसमें इतना ही लिखना है कि जब अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोष होता है, क्या होता है, अधिशोष होता है, वह भौतिक बलों, जिससे भौतिक अधिशोषण है तो क्या है कि भौतिक बलों जैसे वांडर वल्स बंधों के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, तब इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और भौतिक अधिशोषण को हम लोग क्या है, वांडर वल्स अधिशोषण भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष होता है वांडर वल्स बंधों के आधार पर क्या होता है, बंधे होते हैं, इसलिए हम लोग भौतिक अधिशोषण को वांडर वल्स अधिशोषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें था कि रासायनिक अधिशोषण क्या है माय डियर, रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। इस तरह से हम लोग हेडिंग देंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे इसी एंगल में कि जब अधिशोषक अणु व अधिशोष अणुओं के मध्य रासायनिक बंध होता है। क्या होता है कि जब अधिशोषक अणु वे अधिशोष अणुओं के मध्य रासायनिक बंध होता है तो इस प्रकार का अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसमें और लिख देना है कि रासायनिक बंधों के फलस्वरूप अधिशोषक की सतह पर एक प्रकार का यौगिक बन जाता है। क्या होता है कि जब भी रासायनिक अधिशोषण होता है तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक बंधों के फलस्वरूप क्या होता है, अधिशोषक की सतह पर एक यौगिक का निर्माण हो जाता है, और जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे कि हम लोग पृष्ठ यौगिक कहते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9 नंबर का, तो 8 नंबर का। तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि जेडन धातु के 2 प्रमुख अयस्कों का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखना है। इसका काफ़ी स्पेशल प्रश्न है, इस इग्नोर आप लोग नहीं कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है माय डियर। तो जेडन का मतलब क्या होता है, जेडन का मतलब क्या होता है, जिंक होता है। क्या, जिंक। तो हमसे बोला है कि जिंक धातु के 2 अयस्कों का नाम एवं रासायनिक सूत्र को लिखना है। तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका का निर्माण कर देंगे, क्योंकि हमें टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि जिंक धातु के 2 प्रमुख अयस्कों का नाम एवं रासायनिक सूत्र निम्नलिखित है। क्या है कि जिंक, यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में Zn भी कर दीजिएगा। क्या, जिंक अर्थात जेडन धातु के 2 प्रमुख अयस्कों का जो नाम और रासायनिक सूत्र जो है निम्नलिखित है। सबसे पहला नाम यहाँ पे क्या आता है, जिंक ब्लेड आता है। क्या, जिंक ब्लेंड आता है, ब्लेड आता है, तो जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है Zns होता है। राइट। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या आता है कि जिंक कार्बोनेट आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ZnCO3, इसका रासायनिक सूत्र होता है। बस इतना ही आपको लिखना है, इसी तरह से आपको लिखना है। आपको एग्जाम में 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा, यदि नहीं दिया जाता है तो उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है 9 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है माय डियर, तो 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ओजोन के 2 उपयोग को लिखें। क्या, ओजोन के 2 उपयोग को लिखना है। तो ओजोन का मतलब क्या होता है, O3। ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। क्या, ऑक्सीजन का एक अपरूप है। तो सीधा सा आप समझिए ना कि ओजोन के 2 उपयोग को लिखना है कि ओजोन का उपयोग किस किस कार्यों में किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माहौल को बनाएंगे थोड़ा सा, कि ओजोन मतलब कि O3 के 2 प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। क्या, ओजोन के 2 प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। तो सबसे पहला यहाँ पे उपयोग दे देंगे माय डियर स्टूडेंट। क्या है, सबसे पहला उपयोग यहाँ से होता है कि सुरंगों, खानों, पृथ्वी के अंदर रेल मार्ग की वायु को शुद्ध करने में। जैसे कि क्या होता है कि जो भी सुरंग होते हैं या जो भी खान होते हैं या पृथ्वी के अंदर जो भी रेल चलते हैं, तो उस वायु को, क्योंकि वायु के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता है, तो उस हवा को, उस वायु को शुद्ध करने में ओजोन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे उपयोग है कि तेल, शक्कर, मोम इत्यादि के व्यंजक को रखने में। क्या, इत्यादि के व्यंजक को रखने में। और एक को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में और लिख दीजिएगा कि कृत्रिम कपूर या रेशम बनाने में भी ओजोन अर्थात O3 का उपयोग किया जाता है। और सबसे लास्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है माय डियर, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भोजन के परिरक्षक क्या है, उदाहरण दें। क्या करना है कि भोजन के परिरक्षक जो है क्या है, या हम लोग भोजन के परिरक्षक किसे कहते हैं उसका एक उदाहरण देना है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसमें 2 पार्ट है
कि भोजन के प्ररक्षक क्या है, तो इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है उदाहरण दे, तो उदाहरण के लिए भी 1 अंक मिलेगा। तो इस तरह से जुड़ता है 1 + 1 = क्या होता है 2 अंक, ऐसे आपको मिलेगा। आप सिर्फ क्या है कि भोजन के परिरक्षक को बताइएगा तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे उत्तर दे करके कि जो पदार्थ वायुमंडलीय जीवाणु और फंगस से भोजन पदार्थ की सुरक्षा करता है, क्या होता है कि जो पदार्थ वायुमंडलीय जीवाणु और फंगस से भोजन की सुरक्षा करता है उसे भोजन संरक्षक या परिरक्षक कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण देना है, तो उदाहरण के लिए आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि उदाहरण के लिए सोडियम बेंजोएट, क्या सोडियम बेंजोएट जो है क्या है भोजन परिरक्षक है, क्या सोडियम बेंजोएट जो है भोजन परिरक्षक है। तो चलिए इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हम लोग तमाम प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो क्लास है आपको कैसा लगा, आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि एक टीचर आप ना समझिए, आप समझिए कि अपना बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बेहिचक आप कोई भी डाउट्स हो किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसका आंसर 110% आपको मिलेगा, क्या 110% उसका आंसर मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।